जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौम्य अकेडमी पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हूँ जिसका नाम है समास। समास पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो समास है ये हमारे कौन कौन से एग्जाम में आता है। तो ये समास है, ये हमारा हर यूपी के हर एग्जाम में आ जाता है। यूपी के हर एग्जाम में अब कौन कौन से एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस, लेखपाल और सीटेट, टेट और टीजीटी और हरियाणा पुलिस, यूपी के हर एग्जाम में, और जैसे राजस्थान पुलिस और एमपी पुलिस इन एग्जामों में आ जाता है। तो ये जो समास टॉपिक है हमारा हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्णता निभाता है। तो चलिए हम किसी टॉपिक को जानने से पहले उसके परिभाषा से शुरू करते हैं। तो समास की परिभाषा क्या कहती है, इसके परिभाषा से हमारा एक फैक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे कि इसकी परिभाषा क्या कहती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ से हमारा एक फैक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे देता है, जैसे पूछ लेता है कि दो या दो से अधिक बने शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। तो आपको परिभाषा अच्छे से याद है, दो या दो से बने शब्दों के मेल से बने शब्द को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। यहाँ से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमारे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको परिभाषा समझ आ गई होगी कि जहाँ, चलिए परिभाषा समझ आ गई। आपको किसी चीज को पढ़ने से पहले, हमारी हिंदी क्या कहती है कि आपको कोई भी चीज, अगर हिंदी की कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसके नींव को समझिए, अर्थात उसके बेसिक को समझिए। और अगर आपको उसका बेसिक आता होगा तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे परिभाषा से एक चीज आपको समझ आई होगी कि दो या दो से अधिक बने शब्दों के मेल से नया शब्द हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो इससे एक चीज तो समझ आ रही है कि जो हमारा समास होगा वो कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा। तो यहाँ पर दुनिया में हर चीज, यानी कि कोई भी चीज, किसी के अंदर अगर समास है तो वो हमारा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर एक शब्द और दिया जाता है, समास के अंदर हमारा एक शब्द और दिया जाता है, जैसे प्रधानता। एक शब्द दिया जाएगा प्रधान, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं कि प्रधान। अब प्रधान क्या होता है, प्रधान वो होता है कि जो मुख्य हो, अर्थात जो मुख्य हो। अब मुख्य क्या, कि जैसे यहाँ पर प्रधान कोई कहीं पर समास दिया जाएगा, जैसे हमने आपको कोई शब्द दे दिया, अब उसमें मुख्य शब्द क्या है तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रधान शब्द कहलाता है। अब चलिए आपने इतना समझा कि समास की परिभाषा हमने समझी और फिर हमने समझा कि प्रधान किसे कहते हैं। प्रधान मुख्य शब्द होता है, जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। अर्थात जो आपके दिमाग में जो मुख्य शब्द चल रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। चलिए अब हमने इतना समझा। अब हमारे आते हैं समास के प्रकार। तो यहाँ पर प्रधानता को ही आधार माना गया है, प्रधानता को ही आधार मानकर समास को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। समास को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो यहाँ पर हमारे प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के हो जाते हैं, 4 प्रकार के। एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं
तो यहाँ पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कई बच्चे कहेंगे कि नहीं समास 6 प्रकार के होते हैं, तो वो भी हम आगे समझाएंगे कि वो 6 जो प्रकार हैं वो हमारे किस तरह से आए हैं। अभी जो हमारे समास है उसमें हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्वेश्चन कौन सा लगाना है, समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार को मानकर समास कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। चलिए अब हमने समास के प्रकार को जाना और अब हम आगे देखते हैं समास 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे उसमें आ जाता है पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान। चलिए अब आपको एक शब्द दिख रहे होंगे, आप कहेंगे कि मैम हमें यही नहीं पता कि पूर्व पद प्रधान और उत्तर पद प्रधान क्या होता है, पहले मुझे ये समझाइए। तो आपको ये चीज समझा रहे हैं। देखिए जैसे हमें एक शब्द दे दिया जाएगा राजकुमार, तो यहाँ पर आपको एक शब्द दे दिया जाएगा राजकुमार। तो राजकुमार शब्द दे दिया गया और आप इसका समास विग्रह करेंगे तो निकल के आएगा राजा का कुमार। तो यहाँ पर हमारा शब्द क्या निकल के आया, राजकुमार से बना शब्द राजा का कुमार। तो ये जो राजा का कुमार है ये हमारा क्या हुआ राजा का कुमार है वो हमारा हुआ समास विग्रह। क्या कहलाएगा, समास विग्रह। जो राजा विग्रह अर्थात कि किसी शब्द को अलग अलग करना, अर्थात उसे तोड़ना, वही हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह। अब समास विग्रह से एक शब्द हमारा बना जो राजा का कुमार है, राजा का कुमार से हमने किया राजकुमार। तो यहाँ पर जो राजकुमार शब्द है, ये जो हमारा राज है ये क्या है, पूर्व पद प्रधान। क्या है, पूर्व पद प्रधान या प्रथम पद प्रधान। जो राज शब्द दिया है वो हमारा क्या है, पूर्व पद प्रधान। तो आपको समझ आ गया होगा पूर्व पद प्रधान या प्रथम पद प्रधान क्या होता है। और जो हमारा कुमार शब्द दिया है ये क्या होता है, उत्तर पद प्रधान। क्या कहलाता है, उत्तर पद प्रधान अर्थात द्वितीय पद प्रधान। क्या कहलाता है, द्वितीय पद प्रधान। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि पूर्व पद किसे कहते हैं और द्वितीय पद किसे कहते हैं। ठीक है, जो उत्तर पद होता है उसे हम द्वितीय पद कहते हैं और जो पूर्व पद होता है, पूर्व माने ही पहले होता है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद। तो यहाँ पर पूर्व पद के अंतर्गत हमारा कौन सा समास आ जाता है, पूर्व पद प्रधान किस समास के अंतर्गत होता है, पहला हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमारा क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, अर्थात पहला पद हमारा प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो हमारा क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास। और जैसे और दूसरा हमारा हो जाता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान के अंतर्गत हमारा कौन सा समास आ जाता है, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। तो आपको पता चल गया होगा कि जो उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष समास। यहाँ से याद रखिए, यहाँ से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो हमारा कौन सा समास होता है, तो आपको पता है तत्पुरुष समास होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो हमारा कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो हमारा कौन सा समास होता है, और जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो हमारा कौन सा समास होता है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने जाना दोनों पद प्रधान कौन से होते हैं। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान के अंतर्गत हमारा कौन सा समास आ जाता है, द्वंद्व समास। कौन सा आ जाता है, द्वंद्व समास।
और जिसके दोनों पद अप्रधान हो अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर हमारा कौन सा समास आ जाता है? बहुब्रीहि समास। कौन सा आ जाता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर आपने ये जाना। अब देखिए हमारे वो 6 प्रकार हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान के अंतर्गत हमारे कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास से ही हमारे 2 समास निकले हैं। कौन से? 2 समास निकले हैं। जैसे नंबर 1 हो जाता है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास, और दूसरा हो जाता है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो चलिए अब इस तरह से जो हमारे 6 प्रकार हैं इस तरह से बनते हैं। तो आपको यहाँ से भी समझ आ गया होगा कि हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरह से बनता है। कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो हमारे समास हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्योंकि जो 2 समास हैं वो हमारे किससे निकले हैं? तत्पुरुष समास से। किससे निकले हैं? तत्पुरुष समास से। द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास वो होता है जिसका कोई पहला पद संख्यावाचक हो। द्विगु माने ही आपको इस द्विगु से निकल रहा होगा 2। तो यहाँ पर क्या 2 हमारी कोई संख्या होती है ना, क्या होता है? संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको इससे ही सेंस मिल रहा होगा कि द्विगु मीन्स 2। तो 2 मीन्स संख्या, और जहां पर हमारी कोई पूर्व पद संख्यावाची हो वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? द्विगु समास। और कर्मधारय समास क्या होता है? जो समास हमारी किसी की विशेषता बताएं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बता दें, अर्थात किसी शब्द की विशेषता बता दें, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास। अब यहाँ से भी हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। किस तरह से? जैसे पूछ लेगा कि वह समास कौन सा है जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है? क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची कौन सा होता है? द्विगु समास। और यहाँ से हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा? जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि वह समास कौन सा होता है जिसकी जो समास विशेषण की विशेषता बताता हो, किसी की विशेषता बताता हो, वो समास हमारा कौन सा हो जाता है? तो आपको यहाँ भी पता है कि जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं वो हमारा कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय समास। आपको इतने से कितने ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एक हमने शब्द दिया, जैसे आपको क्वेश्चन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा? जैसे दे दिया जाएगा दशानन, दशानन, और आपसे पूछा जाए कि हमारे दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? तो पहले तो आप जाएंगे बहुब्रीहि समास में, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रहा है? 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास निकल रहा है। लेकिन अगर हमारा बहुब्रीहि समास नहीं दिया हो तो आप किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पर हमारा किस तरह से बनेगा कि 10, तो आप एक और निकालेंगे कि जैसे 10 हैं आनन अर्थात पूर्व पद हमारा क्या है? संख्यावाची। पूर्व पद क्या है? संख्यावाची। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास भी हो जाता है ना। अगर आपको बहुब्रीहि समास और द्विगु समास ना दिया हो तो आप किस समास के अंतर्गत जाएंगे? तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, तत्पुरुष समास नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि मैम आप तो गलत पढ़ा रही हैं, जो मतलब ये हमारे 2 कैसे नहीं दिए जाएंगे और इसमें से कोई तीसरा शब्द निकल ही नहीं रहा है, कोई तीसरा समास बन ही नहीं रहा है। तो चलिए यही तो समझना है, यही समझना है। अब देखिए 10 हैं आनन जिसके, तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर एक विशेषता बताई जा रही है, अर्थात दशानन। 10 किसकी? विशेषता मुख की बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। तो जहां पर हमारा विशेष शब्द दिखे, विशेषता बताई जाए, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं?
आते हैं कर्मधारय समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कर्मधारय समास के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास किस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर हमारी विशेषता भी बताई जा रही है, अर्थात 10 आनंद अर्थात 10 मुख वाला। किसके 10 मुख हैं? तो यहाँ पर हमारा जो कर्मधारय समास भी हो जाएगा। अगर आपको बहुब्रीहि और द्विगु समास ना दिया जाए तो यहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो आपको ये भी समझ आया होगा कि हमें हमारे एक शब्द में कई प्रकार के समास निकलते हैं, कई प्रकार के समास निकलते हैं। तो आप समझ गए ना कि एक शब्द में कई प्रकार के समास निकलते हैं। तो आपको किस चीज पे डिपेंड होकर क्वेश्चन का आंसर देना है? आपको वहां पर जिस तरह से क्वेश्चन दिए जाएं उस तरह से आपको समझकर आंसर देना है। तो यही सब चीज समझने के लिए तो हम डिटेल में समझते हैं। और पहला हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो चलिए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो पहला समास है वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो हमारा पहला समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या कहता था? जिसका पूर्व पद प्रधान हो। तो यहाँ पर एक शब्द निकला जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो। और पूर्व पद आप अच्छे से जानते हैं, जिसका पहला पद प्रधान हो। और यहाँ पर एक चीज और निकल होती है, जैसे पूर्व पद प्रधान और यहाँ पर अव्ययी भाव समास। यहाँ पर क्या होगा? हमारा पहला जो शब्द होगा वो या तो कोई अव्यय होगा या फिर कोई उपसर्ग होगा। और आपने अव्यय भी अच्छे से पढ़े हैं इसलिए आप अच्छे से जानते हैं, और आपने उपसर्ग भी अच्छे से पढ़े हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो आप जो अव्ययी भाव समास है आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे इसका कोई पहला पद क्या होगा? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है अविकारी। या कोई पहला पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी पता है कि उपसर्ग और अव्यय किस तरह से होते हैं। जैसे आपको शब्द दे दिया जाएगा आजीवन। क्या दे दिया जाएगा? आजीवन। तो आपसे पूछ लिया जाएगा जो आजीवन शब्द दिया गया है इसमें हमारा समास कौन सा हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? तो आपको अच्छे से पता है आजीवन। हमारा जो है यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा पहला पद प्रधान हो वहां पर हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। और यहाँ पर जो है हमारा वो प्रधान है और पहला पद उपसर्ग हो या कोई प्रत्यय हो वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर आजीवन। तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा? जीवन भर। क्या निकल के आएगा? जीवन भर। तो यहाँ पर हमारा पहला पद क्या है? प्रत्यय। क्या है? उपसर्ग। क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और अव्यय जहाँ होता है वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। और जैसे दूसरा शब्द दे दिया जाएगा निर्विवाह। निर्विवाह। तो यहाँ पर आपको क्या है? निर्विवाह। तो आपसे पूछ लिया जाएगा निर्विवाह में कौन सा समास है? तो आपको अच्छे से पता है, आप इसके संधि विच्छेद कीजिए। हमने आपको उपसर्ग में बताया था आपको अगर अव्यय उसमें पता करना है तो भी उसके संधि विच्छेद कर दीजिए, और अगर उपसर्ग पता करना है तो भी उसके संधि विच्छेद कर दीजिए। तो यहाँ पर निर शब्द में जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा?
प्लस विवाह, क्या हो जाएगा? निर प्लस विवाह। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जो निर शब्द है हमारा क्या है? उपसर्ग है। निर शब्द हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको और परिभाषा भी हमारी यही कह रही है कि अगर कोई पहला पद हमारा उपसर्ग या फिर अव्यय हो, वहां पर हमारा कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। जैसे दूसरा शब्द दे दिया गया यथाशक्ति, दूसरा शब्द हमारा कौन सा दिया जाएगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में आपको पता है जो यथा शब्द है वो हमारा क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और जहां पर कोई पहला पद अव्यय हो वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाता है? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। तो अगर आप समझ आ गया होगा और आपको जैसे दूसरा शब्द दे दिया जाए लाजवाब, क्या दे दिया जाए? लाजवाब। तो लाजवाब में भी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? ला हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। जो ला शब्द है हमारा क्या हो गया? अव्यय। और जवाब अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। और जैसे हमारा दूसरा शब्द दे दिया जाए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर आपको दूसरा शब्द कोई दिया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर आप देखें प्रत्यक्ष क्या शब्द निकल के आ रहा है? प्रति प्लस अक्ष, क्या निकल के आया? प्रति प्लस अक्ष। और प्रति हमारा क्या है? उपसर्ग है। और अक्ष हमारा कोई मतलब अक्ष आप समझते हैं जो घूमता है अपने अक्ष पे, किसी चीज पे खड़े रहना, वो होता है। वो क्या है? तो यहाँ पर पहला पद उपसर्ग हो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। तो हमारा प्रत्यक्ष में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में डिटेल से जानेंगे अगले जो क्लास है उसमें। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।